हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के केस में ट्रांसफर की बुक में क्या जर्नल एंट्री होती है। देखिए, अमलगमेशन के केस में ट्रांसफर की बुक में एंट्रीज अलग होती है और ट्रांसफर की बुक में एंट्रीज अलग होती है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर मतलब जो फर्म दूसरे में मिल रही है, जो अपनी फर्म को सेल कर रहा है, सेलिंग जो कंपनी है उसकी बुक्स में क्या एंट्री करते हैं इन केस ऑफ अमलगमेशन या अब्जॉर्प्शन। विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रांसफर की बुक में अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड एंट्रीज होती है। इसमें आपको पता होना चाहिए ताकि बीच में कोई आइटम छूट ना जाए। जैसे आप असेट से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, लाइबिलिटी से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे, फिर आप परचेज कंसिडरेशन की एंट्री करेंगे, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट के लिए एंट्री करेंगे, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे और लास्ट में सबसे लास्ट में आप इक्विटी शेयर होल्डर को एडजस्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस यही रहेगा, असेट लाइबिलिटी परचेज कंसिडरेशन एक्सपेंसेस प्रेफरेंस शेयर रियलाइजेशन के लॉसेस एंड इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट की जाएगी। अब देखो, एंट्री से पहले एंट्री को समझें उससे पहले हमें पता होना चाहिए उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। देखो, रूल्स वैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्लासीफाई किए जाते हैं, लेकिन हम एंट्रीज डिस्कस करेंगे तो हम उन रूल को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन हो जाती है किसी पर्टिकुलर अकाउंट को लेकर कि हम उसमें पर्सनल का रूल लगाएं और रियल का रूल लगाएं तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक सिंपल सा रूल है, जितने भी तरह के अकाउंट्स होंगे उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर लोगे। सबसे पहली कैटेगरी में जितने भी असेट्स हैं, जितने भी लॉसेस है और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको आप एक कैटेगरी में डाल दो। और सेकंड नंबर पे कैपिटल्स हो गई, प्रॉफिट्स हो गए, इनकम हो गई, या कोई भी लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी लाइक डिवेंचर्स वगैरह हो गए, लोन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए, उन वो सब लाइबिलिटीज आ जाएंगी। इनको हम एक अलग सेकंड कैटेगरी में डाल देंगे। देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी में हमने डाला उन सब के ऊपर सेम रूल एप्लीकेबल होगा। आपको देखना है कि अपनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से क्या वो चीज़ें इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है। अगर असेट इंक्रीज होती है तो उसे आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। रिमेंबर दिस थिंग कि असेट डेबिट साइड इंक्रीज होती है। अगर असेट्स डिक्रीज हो रही है तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, असेट डेबिट साइड इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड डिक्रीज होंगी। जैसे हम कोई कैपिटल लगाते हैं तो वहां से क्या आएगा, कैश आएगा। कैश कैपिटल से बढ़ेगा या घटेगा, कैश बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आप कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे। बैंक बढ़ता है तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक इसी तरह आपने कोई असेट खरीदी तो क्या होगा, कैश जाएगा। कैश गया मतलब कैश कम हो गया। कैश कम होगा तो एंट्री में आप कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेम एज इट इज कैपिटल्स वगैरह सेकंड कैटेगरी की हम बात करें, प्रॉफिट, इनकम या किसी भी लाइबिलिटी की बात करते हैं, इनके ऊपर रूल्स बिल्कुल अपोजिट है। मतलब यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि वो इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर ये इंक्रीज होती है तो इनको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, एंट्रीज जनरल एंट्री के अंदर। जैसे कि मान लेते हैं कैपिटल आई, कैपिटल आने से बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होती है। कैपिटल इंक्रीज होती है तो उस एंट्री के अंदर कैपिटल को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। और अगर ये डिक्रीज हो रही है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से, लाइक मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्रेडिटर कम हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ कम होती है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी वगैरह वाली आइटम, तो आप उनको क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो रिमेंबर दिस थिंग, असेट्स वगैरह डेबिट साइड बढ़ती है, क्रेडिट साइड कम होती है। लाइबिलिटी वगैरह क्रेडिट साइड बढ़ती है, डेबिट साइड कम होती है। अपोजिट रूल एप्लीकेबल होता है। होप सो आपको रूल समझ में आ गए होंगे। रूल समझ में आने के बाद एंट्रीज करना बहुत आसान हो जाता है। एंट्रीज पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। देखो, रियलाइजेशन मतलब रियलाइज करना। बेसिकली ये जो अकाउंट होता है एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी उसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ होगा या लॉस कितना हुआ होगा। किस चीज़ से, जब हमारा अमलगमेशन हो रहा है, हमारी कंपनी सोल्ड हो रही है, तो सोल्ड होने की वजह से हमारी असेट्स और लाइबिलिटी सबको आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। कुछ ट्रांसफ़र होएगी, कुछ पेमेंट होएगी, कुछ सेल होएगी। तो इस प्रोसेस की वजह से जो आपने लिक्विडेशन किया उस प्रोसेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसे आप क्या कहते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कहते हो। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो आप इसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। अगेन अगर मैं फॉर्मेट की बात करती हूँ तो रियलाइजेशन अकाउंट की वही लेजर फॉर्म में जैसे हम बनाते हैं,
दो साइड रहती है, एक आपकी रहेगी डेबिट साइड और दूसरी आपकी कौन सी रहती है, क्रेडिट साइड। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसमें आप क्या बनाएंगे, डेबिट साइड आपके 3 कॉलम बन जाएंगे। 1 कॉलम स्टैंड्स फॉर डेट, सेकेंड कॉलम स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर्स, ठीक है, जिसमें आप अकाउंट्स की डिटेल लिखते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम स्टैंड्स फॉर अमाउंट, जिसमें आप रुपीज़ फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह क्रेडिट साइड भी आपके 3 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट में आपकी डेट रहेगी, उसके बाद पर्टिकुलर्स रहेंगे और लास्ट में आप क्या लिखोगे, अमाउंट। ठीक है, ये आपका टी फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। आपकी सारी एंट्रीज यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये एंट्रीज क्या होंगी ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। तो जो भी होगा उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर होल्डर कौन से आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। इज दैट क्लियर? होप सो आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंट्रीज की। देखिए एंट्रीज का हमने देखा था कि आपको असेट लायबिलिटी वगैरह काफ़ी तरह की एंट्रीज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम असेट की बात करते हैं कि असेट से रिलेटेड क्या क्या एंट्रीज होंगी। देखो आपको ये प्रोसेस हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ की एंट्री करते हैं, सो दैट कोई एंट्री क्वेश्चन में करनी रह ना जाए। ठीक है, तो असेट में देखो 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। मतलब असेट्स को अगर हम अमलगमेशन के कंटेक्स्ट में कैटेगरीज में डिवाइड करें तो 3 तरह से हो सकती है। हो सकता है कि कोई असेट जो हमारी अमलगमेटेड कंपनी है, जो अपनी ट्रांसफरी कंपनी है, उन्होंने टेक ओवर की हो सकता है कि कोई असेट टेक ओवर ना की हो। ठीक है, ये क्या होगा, असेट बैलेंस शीट में शो की हुई होगी, टेक ओवर कर ली, बैलेंस शीट में शो की हुई है बट टेक ओवर नहीं की। थर्ड केस हो सकता है कि असेट अपनी बुक्स के अंदर ही नहीं है, तो क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो असेट वो टेक ओवर कर लेता है, थिंक अबाउट द इफेक्ट क्या होगा। असेट को टेक ओवर करने का मतलब है कि असेट आपके यहाँ से चली गई। आपके यहाँ से मतलब ट्रांसफर कंपनी के यहाँ से ट्रांसफरिंग में चली गई। हम बात करते हैं कि ए बी में मिल चुकी है, तो ए कौन सी अपनी ट्रांसफरर कंपनी है, बी कौन सी है आपकी ट्रांसफरी कंपनी है। ठीक है, तो आपकी जो असेट थी वो ए से ट्रांसफर होकर बी में जा चुकी है और हम ए की ही बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो वो असेट जब ए की थी तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो अब ट्रांसफर हो गई, चली गई, तो असेट क्या होंगी, कम। और आपने भी रूल पढ़ा था, असेट कम होती है तो उनको क्या करते हो आप, क्रेडिट करते हो। तो जितनी भी तरह की असेट्स होंगी टेक ओवर के केस में आप उनको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। लाइक मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है तो लैंड एंड बिल्डिंग को आप क्रेडिट कर दोगे। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दोगे। 2, अगर आपके पास कैश टेक ओवर किया है तो 2 कैश हो जाएगा। बैंक है तो 2 बैंक हो जाएगा। डेटर है तो क्या हो जाएगा आपका, 2 डेटर कर दोगे। ध्यान रखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ से माइनस नहीं करना। अगर कोई प्रोविज़न दिखाया हुआ है तो आप उसको यहाँ माइनस नहीं करोगे, ग्रोस फिगर के ऊपर ही डेटर की एंट्री करोगे। प्रोविज़न आप एज एन लायबिलिटी में लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल है या बिल रिसीवेबल है तो उसको क्रेडिट कर दोगे। और कोई भी आपकी असेट बचती है, जितनी भी असेट जो टेक ओवर कर रहा है उन सबको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ताकि वो असेट खत्म हो जाए। डेबिट अकाउंट बनाया हुआ है, अब उनको आप खत्म करोगे, बंद करोगे तो आपको उनका बैलेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो डेबिट थी तो आप उनको क्रेडिट कर दोगे, 1 पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, टेक ओवर कर ली तो हमारे यहाँ से असेट गई, असेट कम हो गई तो असेट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब क्वेश्चन रेज होता है कि डेबिट में क्या करेंगे। देखिए जो भी हम एसेट की सेल कर रहे हैं, लायबिलिटी की एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमने कौन सा अकाउंट खोला है, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डेबिट में कौन सा अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, और जितनी भी तरह की एसेट है सारी एसेट। अब जब आप ये एंट्री करेंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो क्या है कि यहाँ पे जो असेट उन्होंने टेक ओवर की है सिर्फ वही असेट आप ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन, जिस वैल्यू पर टेक ओवर किया आपने वो नहीं देखना। जब आप ये एंट्री करोगे तो ये एंट्री किस पे करनी है, बुक वैल्यू पे ही करनी है। बुक वैल्यू मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए बुक के अंदर आपकी 1,00,000 रुपए की दिखाई हुई है और उसने जो टेक ओवर की है वो 70,000 में की है, तो आप 70,000 पे नहीं दिखाओगे, कितने रुपए पे दिखाओगे, 1,00,000 रुपए पे दिखाओगे। थर्ड वन, कैश को लेके क्वेश्चन आता है कि क्या कैश या बैंक हम यहाँ दिखाएंगे एंट्रीज में टेक ओवर के अंदर।
डेफिनेटली अगर ये बाकी एसेट्स के साथ ही है, वो टेक ओवर कर रहा है, तो आप कैश को यहाँ दिखाओगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि कैश टेक ओवर नहीं किया जा रहा है, तो आप कैश को यहाँ नहीं दिखाओगे। ठीक है, सेम एज इट इज हम बात करते हैं गुडविल की। क्या गुडविल दिखाई जानी चाहिए? बिल्कुल। अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल दी हुई है तो गुडविल को हम वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। ठीक है, तो गुडविल भी वो टेक ओवर करेगा, तो आप गुडविल को भी यहाँ दिखाओगे। अगर टेक ओवर नहीं करता है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो आप नहीं दिखाओगे, अदरवाइज गुडविल को भी दिखाया जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन रेज होता है फिक्टिशियस एसेट को लेके। क्या फिक्टिशियस एसेट को यहाँ दिखाया जाएगा? देखिए, फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझिए। फिक्टिशियस एसेट होती है आपकी आर्टिफिशियल एसेट, मतलब ये वास्तव में एसेट नहीं है, बट उनको एसेट का नाम दिया गया है। इनको बेच के कुछ नहीं मिलना। मतलब फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, ये वैल्यूएबल नहीं होती है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए फिक्टिशियस एसेट को इधर एंट्रीज में नहीं दिखाया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है आपका, जब वो टेक ओवर नहीं करता। देखो, कोई एसेट उसने टेक ओवर नहीं की। मान लीजिए कोई प्लांट एंड मशीनरी है हमारे बिजनेस में, हमारी बैलेंस शीट में हमने दिखाया हुआ है, वो टेक ओवर नहीं करती है। वो कौन? ट्रांसफरी कंपनी। लेकिन हमें अब बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो उसको सेट तो करना पड़ेगा। अगर उसने टेक ओवर नहीं किया, तो आप क्या करोगे? उसको मार्केट के अंदर सेल कर दोगे। ठीक है, अब देखो, एसेट को सेल करोगे तो क्या होगा? एसेट गई। अगेन, एसेट आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट गई तो अब एसेट को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट, क्योंकि वो सेल हो रही है आपके यहाँ से। तो आप टू क्या कर दोगे? एसेट, जो भी एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग है तो टू लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, एसेट का अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद डेबिट में आप क्या करोगे? देखो, ये टेक ओवर नहीं की तो आपको ये रियलाइजेशन में तो नहीं भेजनी है, ये आप मार्केट में सेल कर रहे हो। सेल करोगे तो क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो बैंक के थ्रू होती है इंस्टेड ऑफ कैश, तो हम प्रेफर करते हैं बैंक अकाउंट को। अगर कैश में कुछ है तो आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे आप? एसेट। किस रेट पर आप ये एंट्री करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कोई एसेट प्लांट एंड मशीनरी है, 1 लाख रुपए की दिखाई हुई है बैलेंस शीट के अंदर, वो टेक ओवर नहीं की गई है, वो हमने मार्केट में सेल कर दी। सेल कितने में कर दी? वो 60,000 के अंदर सेल कर दी। तो यहाँ बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ जाएंगे? 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे। एसेट कितने की है? 1 लाख रुपीज़ की है। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ। 1 लाख रुपए की एसेट आप 60,000 में बेच रहे हो। और दूसरा देखिए, डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा जनरल एंट्री में इक्वल होते हैं, यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ डेबिट अकाउंट किसको कर दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट या लॉस है आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, 40,000 रुपीज़। टोटल भी आपका सेम आ गया, डेबिट का और क्रेडिट का इक्वल आ चुका है, और आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो भी लॉस हुआ कहाँ चला जाएगा? आपका रियलाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट है कि असेट नॉट शोवन इन बुक्स। देखिए, असेट कोई बुक में शो नहीं की तो क्या होगा? असेट का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, असेट ना डेबिट है ना क्रेडिट है, तो एंट्री जो हम करेंगे उसमें असेट का नाम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक में नहीं है तो आपने असेट को सेल किया होगा। सेल किया तो आपका क्या होगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो, हमारे पास एसेट तो है नहीं, तो दूसरा अकाउंट क्या करें? क्रेडिट में क्या करें? देखो, सारी एडजस्टमेंट हम रियलाइजेशन से कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट में क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट की तीनों केस में एंट्री समझ आ गई। टेक ओवर कर रहा है तो आपने क्या एंट्री करनी है? टेक ओवर नहीं कर रहा है लेकिन बैलेंस शीट में आपने दिखा रखी है, तो आपने क्या एंट्री करनी है? और जब एसेट बुक में नहीं दिखाई हुई तो आपने क्या करना है? ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है अपना लायबिलिटी। हम बात करते हैं लायबिलिटी के केस में क्या एंट्री होगी। अगेन, लायबिलिटी के केस में भी तीनों सिचुएशन हो सकती है। लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, टेक ओवर नहीं कर रहा है, और बुक्स में ही नहीं है। टेक ओवर कर रहा है, अपनी लायबिलिटी बैलेंस शीट में हमने शो की हुई है, तो क्या एंट्री करेंगे? देखिए, लायबिलिटी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, लाइक डिबेंचर्स, क्रेडिटर की आप बात करो तो कहाँ दिखाए जाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब टेक ओवर कर रहा है तो लाइबिलिटी हमारे यहाँ से ट्रांसफरी कंपनी के पास चली गई है, तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है। क्रेडिट है, खत्म करोगे तो आप क्या कर दोगे? डेबिट। दूसरा, लाइबिलिटी कम हो रही है, कम होती है तो लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो जितनी भी तरह की लाइबिलिटीज हैं उन सबको आप क्या कर देंगे? यहाँ पे डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है, अगर सन्ड्री क्रेडिटर है,
तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिवेंचर है तो डिवेंचर अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इस तरह से जितनी भी लायबिलिटी आप सबको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू, अगेन सारी एडजस्टमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से ना, तो आप टू में क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगेन वही, जब आप ये एंट्रीज कर रहे हैं तो जो लायबिलिटी उन्होंने टेक ओवर की है आपने उन्हीं लायबिलिटीज की ये वाली एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसफर करोगे वो किस पे करोगे आप ट्रांसफर, बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर करोगे। ऐसा नहीं कि उसने टेक ओवर किसी और वैल्यू पे किया, नहीं, लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ही इस एंट्री में ट्रांसफर होगी। थर्ड वन, यहाँ पे डाउट आता है लाइक कैपिटल को लेके, और जो अपने रिजर्व्स होते हैं उनको लेके, प्रॉफिट्स होते हैं उनको लेके, उनको हम क्या करेंगे। देखो जो ये प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह होते हैं इनको क्या करते हैं, ये शेयर होल्डर का पैसा होता है, इसको आप इस एंट्री में ट्रांसफर नहीं करोगे, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, आपका शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये सब समझ में आ गया आपको। उसके बाद है जो लायबिलिटी वो टेक ओवर नहीं करता है, टेक ओवर नहीं करेगा लेकिन लायबिलिटी क्या है आपकी बैलेंस शीट में शो की हुई है, दिखाई हुई है, तो मतलब लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस तो है। टेक ओवर नहीं की तो लायबिलिटी को पेमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर कंपनी करेगा, पेमेंट तो करेगा। अब देखो अगेन पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी। मान लीजिए क्रेडिटर्स की हम बात करते हैं, क्रेडिटर्स को 1 लाख रुपए देने थे, उसने टेक ओवर नहीं किया, तब ट्रांसफर कंपनी क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। क्या है, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर है जिनको हमने कितने रुपए देने थे, 1 लाख रुपए, लेकिन हमने कहा कि हमारी कंपनी बंद हो रही है, लॉस है, तो हम आपको 1 लाख रुपए नहीं देंगे, हम आपको कितने रुपए देंगे, 90,000 रुपए देंगे। तो इस केस में क्या एंट्री करेंगे, देखो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर को आप क्या करोगे, लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या होती है, डेबिट, तो क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। कोई और लायबिलिटी है तो उसको भी आप क्या कर दोगे, डेबिट। टू क्या करोगे, पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कैसे कर रहे हो, बैंक के थ्रू, तो टू क्या कर दोगे आप, बैंक। सिंपल एंट्री तो यही रहेगी। क्रेडिटर्स कितने के अपने, 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए से आप ये एंट्री करेंगे। बैंक में पेमेंट कितनी कर रहे हो, 90,000, 90,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। देखो दोनों साइड डिफरेंस है, वही डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है तो कुछ और भी आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे देखो 1 लाख देने थे, 90,000 दे रहे हैं, तो क्या हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, कंपनी को फायदा हो गया। तो जो भी फायदा नुकसान है जैसे हमने एसेट में किया था वो सारा कहाँ जाता है, अपना रियलाइजेशन में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ चली जाएगी, आपकी रियलाइजेशन में। तो आप कर दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए, 10,000 रुपीज़। नीचे नरेशन लिखना मत भूले किसी भी एंट्री में, फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर। उसके बाद है आपका जो लायबिलिटी बुक्स में ही नहीं शो की हुई, मतलब लायबिलिटी कोई बुक्स में नहीं थी, शो करनी रह गई होगी, लेकिन लायबिलिटी की पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो इस केस में क्या करेंगे, सी लायबिलिटी बुक्स में नहीं है, इसका मतलब लायबिलिटी का कोई अकाउंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एंट्रीज में लायबिलिटी को आप नहीं दिखाओगे, एंट्री में लायबिलिटी का अकाउंट नहीं खोलोगे, लेकिन पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो कैश क्या, कैश इज योर एसेट, कैश कम हुआ तो क्या करोगे, एसेट को क्रेडिट करोगे। तो पेमेंट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, टू बैंक अकाउंट, मोस्ट ऑफ द पेमेंट हम बैंक में करेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब लायबिलिटी का अकाउंट तो नहीं है, दूसरा अकाउंट क्या रहेगा, जैसे ऐसे केस में एसेट को बेच के हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था, सेम एज इट इज लायबिलिटी को भी आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो व्हाट योर एंट्री विल बी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की। परचेज कंसिडरेशन का मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी एक लमसम में अगर हम बात करें कि बिजनेस को बेच के उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द परचेज कंसिडरेशन। इसके लिए आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले एंट्री रहेगी आपकी पेमेंट ड्यू करने के लिए, मतलब यू आर सेइंग कि मैंने अपना बिजनेस बेचा है, आपको इतनी पेमेंट करनी है, एक नोटिस टाइप में जो होता है वो पेमेंट ड्यू हो गया। सेकेंड वन आप क्या करेंगे, रिसीविंग की एंट्री करेंगे कि पेमेंट आपके पास आई है। देखो पेमेंट ड्यू के केस में आप क्या एंट्री करोगे, लाइक ए ने अपना बिजनेस किसको बेचा, बी को बेचा, बी क्या है यहाँ पे, ट्रांसफरी कंपनी, ए ने अपना बिजनेस बी को बेचा है ना, तो बी ट्रांसफरी कंपनी। अब यहाँ पे देखो बिजनेस बेचा है तो बी ए को पैसे देगा, मतलब बी ए के लिए क्या है, डेटर है। ड्यू करें मतलब हम बी को कह रहे कि आपने हमें पेमेंट देनी है, तो बी डेटर हो गया, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि पैसा आना है, इंक्रीज होंगे डेटर मतलब असेट, तो क्या होगा, डेबिट। एंट्री क्या करेंगे हम, बी अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट।
बी कंपनी के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि ये डेटर है, इनसे हमें पैसा आना है टू। अब ये सारा कुछ क्योंकि असेट लायबिलिटी के बदले में आना है, और वो असेट लायबिलिटी हमने कहाँ ट्रांसफर कर रखी है, रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। तो आप क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या रहेगी, बीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया ड्यू करने के लिए। सेकेंड वन, अब पेमेंट आएगी। अब पेमेंट जो आती है वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वो शेयर की फॉर्म में भी आ सकती है, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या फिर वो कैश या बैंक की फॉर्म में भी आ सकती है। तो जिस फॉर्म में भी आती है उसी की फॉर्म में हम यहाँ एंट्री करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बी हमारा पहले डेटर था, है ना, इससे हमने पैसा लेना था तो हमने डेबिट कर दिया। लेकिन अब ये पेमेंट दे देगा तो बी अब डेटर नहीं रहा, यू कैन से हमारी डेटर कम हो गई, है ना। तो आप क्या करोगे, बी पहले डेबिट था तो आप बी को क्या कर दोगे, क्रेडिट टू बीज अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि डेटर कम हो रहे, कम होंगे तो क्रेडिट। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है, शेयर की फॉर्म में आ रहा है। अब ये शेयर हमारी कंपनी के शेयर नहीं है, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर है जो हमें मिल रहे हैं। ये असेट है, ये लायबिलिटी नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट। जो लायबिलिटी वाले शेयर होते हैं वो हमारी कंपनी इशू करती है, लोगों से पैसा लेती है, बाद में देना होता है। लेकिन ये वाले शेयर क्या है कि हमने सामान बेचा है, अगली कंपनी ने हमें शेयर दे दिए कैश देने की बजाय, है ना। तो ये किस्म से हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो दिस शेयर इज़ योर असेट, और ये शेयर आपके पास आ रहे हैं तो मतलब असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे शेयर्स इन बी कंपनी, जो बी लिमिटेड है उसके शेयर डेबिट हो जाएंगे अगर शेयर्स के फॉर्म में आ रहे हैं। कैश की फॉर्म में आ रहे हैं या बैंक की फॉर्म में आ रहे हैं तो उनको आप क्या कर दोगे, डेबिट, क्योंकि आ रहे हैं तो पैसा बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो व्हाट योर एंट्री विल बी, शेयर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। आपके डेटर्स खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या एंट्री करनी है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है कि खर्चे किसके हैं, क्या खर्चे ट्रांसफर कंपनी के हैं या खर्चे ट्रांसफरी कंपनी के हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसफर कंपनी के खर्चे मतलब ए के खर्चे थे, ए पेमेंट कर रहा है तो क्या एंट्री होगी। देखो, एक्सपेंस हुए हैं तो पैसा क्या होगा, सोचो, खर्चे होंगे तो पैसा गया, पैसा गया मतलब असेट कम हो गई। तो ऐसे में आप क्या करोगे, असेट को या उस पैसे को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वो गया, असेट कम हुई है तो क्रेडिट। तो टू क्या कर दोगे आप, कैश, अगर आपने कैश की फॉर्म में पेमेंट की है। अगर आपने बैंक की फॉर्म में पेमेंट की है तो आप क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट, है ना। अब खर्चे हुए हैं, देखो खर्चों के लिए हम अलग से अकाउंट नहीं खोलेंगे क्योंकि अब हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट खोला हुआ है, सारी एडजस्टमेंट हमें वहाँ से करनी है। तो जो आप डेबिट में करोगे वो क्या रहेगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू कैश, अगर कैश में हुआ है, और टू बैंक या फिर बैंक में हुआ है तो, ठीक है। अब सेकंड केस हो सकता है कि एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय ट्रांसफरी, इसका मतलब वो खर्चे किसके थे, ट्रांसफरी के थे। तो देखो, खर्चे अगले के हैं तो हम एंट्री क्यों करें, यह डिपेंड करती सिचुएशन कि पेमेंट किसने की है, क्या पेमेंट ट्रांसफर ने की है, क्या पेमेंट ट्रांसफरी ने की है। देखो, अगर पेमेंट ट्रांसफरी ने की है, खर्चे किसके थे, ट्रांसफरी के, पेमेंट किसने की, ट्रांसफरी ने की, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में ट्रांसफरर की बुक में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। लाइक हम ए हमारा ट्रांसफरर है तो ए की बुक में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब बात करते हैं, ट्रांसफरर ने अगर पेमेंट की है, खर्चे थे ट्रांसफरी के, पेमेंट किसने की, ट्रांसफरर ने। ये वही वाली बात है, रीइंबर्समेंट वाला कंसेप्ट रहता है कि हमने एक बार एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, बाद में हम उससे वापस ले लेंगे। जैसे एक बार मेरे पास 100 रुपये पड़े थे, मैंने पेमेंट कर दिए, अगले बंदे से मैं बाद में ले लूँगी, है ना। तो ये वही वाली बात है। इसमें क्या करेंगे, आप दो एंट्री करोगे। सबसे पहले एंट्री, पहले आप पेमेंट करोगे एक्सपेंसेस के लिए। किसके खर्चे हैं, ट्रांसफरी के। आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं की, आपने ट्रांसफरी की पेमेंट की है, ध्यान रखना। देखो, पेमेंट करोगे तो पैसा गया, किसके थे वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार अपनी जेब से पैसा गया, पैसा गया मतलब कैश गया, मतलब असेट कम तो क्रेडिट। तो आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। ये खर्चे हुए, ये पेमेंट हुई, किस लिए हुई, ट्रांसफरी की वजह से, मतलब ट्रांसफरी इज योर डेटर, आपने उससे पैसा लेना है। तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप उनसे पेमेंट वापस लेंगे। सेकंड एंट्री आप क्या करेंगे, पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे, जो आपने उसके खर्चे किए थे के खर्चे को रिम्बर्स करने की एंट्री करेंगे।
देखो एंट्री करोगे तो क्या होगा, इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, वही पैसा आएगा आपके पास। पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और किससे पैसा आया, ट्रांसफरी से, ट्रांसफरी वॉज योर डेटर, इससे पेमेंट आ गई तो टू आप क्या कर दोगे, ट्रांसफरी अकाउंट कर दोगे। ठीक है, ये आपकी एंट्री क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा बिजनेस में लगा रखा है, दैट इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करनी है, वही यहाँ पे भी दो एंट्री करोगे, एक आप ड्यू करने की एंट्री करोगे, दूसरी आप पेमेंट करने की एंट्री करोगे। मतलब पहले आप ये कहोगे कि मैंने आपको इतना पैसा देना है, फिर आप उसके बाद उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। देखो ड्यू करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, ड्यू इन द सेंस कि देखो जो कैपिटल का पैसा है, अब ये पैसा किसको जाएगा, होल्डर को जाएगा, है ना। तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, आप होल्डर को ये पेमेंट करोगे। तो सबसे पहले आप ड्यू करोगे, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहोगे कि हमने कितना पैसा आपको देना है। पैसा कौन सा दोगे आप उनको, शेयर कैपिटल का पैसा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट। क्यों, क्योंकि आप उनको पेमेंट करोगे तो आपकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, अभी कैपिटल का पैसा सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। क्योंकि हमने क्या करना है, शेयर होल्डर को हम ये कह रहे हैं कि आपका इतना पैसा ड्यू है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि कितनी पेमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैलेंस शीट में अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूँ तो वो है 2 लाख रुपए की। ठीक है, और मैं उनको जो पेमेंट करूँगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश में या शेयर्स के थ्रू जो भी है, हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, कितने रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल 2 लाख रुपए की है, तो कैपिटल में 2 लाख से फालतू नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना। कैपिटल को आप 2.5 लाख नहीं कर सकते हो, 2 लाख रुपीज बैलेंस शीट में शो ना, तो दैट विल बी 2 लाख। ओके, लेकिन हमने होल्डर को कितनी पेमेंट करनी है, 2.5 लाख रुपए, तो यहाँ पे 2,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन में। तो आप क्या कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि अब कंपनी बंद हो रही है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है मोस्ट ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। टू डेबिट कर दोगे 50,000 रुपये, आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड विल बी इक्वल। तो आपने ड्यू की एंट्री कर दी। उसके बाद हम पेमेंट की बात करते हैं, पेमेंट की एंट्री करोगे। पेमेंट की क्या एंट्री करेंगे, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे आपके क्रेडिटर बन गए थे, लाइबिलिटी बन गई थी, अब इनको पेमेंट करोगे तो खत्म। इज इट क्लियर, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करते हैं, डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, अकाउंट क्या हो जाएंगे आपके, डेबिट। ये कैपिटल के आगे परसेंटेज भी दिया होगा, लाइक 10% है तो 10% प्रेफरेंस शेयर, वो भी लिखना है। अब पेमेंट कैसे कर रहे हो आपको ये देखना है। अगर आप इनको शेयर दे रहे हो तो टू शेयर इन जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, लाइक बी कंपनी है तो शेयर इन बी लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो टू प्रेफरेंस शेयर इन बी लिमिटेड। और अगर कैश में कोई पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश अकाउंट। अगर बैंक में पेमेंट कर रहे हो तो टू क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सारी पेमेंट होगी। उसके बाद सारा कुछ हो गया, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं। लाइबिलिटी का हो गया, असेट्स का हो गया, ली नहीं ली सबका हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी हो गया, खर्चों का भी हो गया। सब होने के बाद आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो। आप क्या करेंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल शेप में होता है, फॉर्मेट मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। इसमें एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, उसके बाद 3 कॉलम अपने बनते हैं ईच साइड में, 3 डेबिट साइड और 3 क्रेडिट साइड में। वन इज़ फॉर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपने जो असेट्स लाइबिलिटी एज पर द एंट्री सारी ट्रांसफर कर दोगे। लाइक जो असेट्स ट्रांसफर करते हो वो सारी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, टू असेट्स के नाम से जितनी भी असेट है। अगर कोई लाइबिलिटी है तो यहाँ पे आ जाएंगी बाय लाइबिलिटी करके। ठीक है, और बाकी एंट्रीज के थ्रू आप देख लोगे कौन सी एंट्री डेबिट जाएगी, कौन सी एंट्री क्रेडिट जाएगी। उसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। बैलेंसिंग फिगर विल बी इधर प्रॉफिट और लॉस, है ना। अगर आपका यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका क्या होगा, इफ़ डेबिट मोर देन क्रेडिट, दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉस। इसका मतलब ये लॉस है। अगर आपकी डेबिट मतलब खर्चे ज़्यादा हो गए,
क्रेडिट मतलब आपकी इनकम कम हो गई, तो ये क्या होगा, लॉस। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सारा कहाँ जाता है, अपना इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है ना। इज दैट क्लियर? तो ये लॉस भी कहाँ जाएगा, तो ये लॉस भी कहाँ जाएगा, आपका इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा। अब क्या एंट्री करेंगे, देखो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, लॉस से कैपिटल कम होगी, तो अब ये होल्डर एक किस्म से आपकी लायबिलिटी है, अब ने इनको पैसा देना है, ठीक है। अब लॉस दोगे तो होल्डर के पास से पैसा क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स योर लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लायबिलिटी कम होगी तो आप इनको क्या करोगे, डेबिट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। टू किस वजह से हुआ, रियलाइजेशन की वजह से। आप क्या करोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट करोगे। इज इट क्लियर? इन केस अगर प्रॉफिट होता तो आप क्या करते, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, रिवर्स एंट्री हो जाती। दूसरा, प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ती है, मतलब प्रॉफिट से इनको ज़्यादा पैसा मिलता है ना, बढ़ेगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होती है आपकी, इक्विटी शेयर होल्डर जो भी हैं, क्योंकि प्रेफरेंस का नहीं आता, ये सारा इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को आप क्या कर देते, क्रेडिट कर देते, क्योंकि प्रॉफिट से आपकी ये जो कैपिटल है, होल्डर्स का पैसा है, लायबिलिटी है, बढ़ रही है ना। और ये किस वजह से बढ़ रही है, प्रॉफिट कहाँ से हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो आपका क्या हो जाएगा डेबिट में, रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? ये सब समझ में आ गया आपको। अब लास्ट में बचता है इक्विटी शेयर होल्डर का। अब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर को जब पेमेंट करोगे तो आपने बैलेंस शीट को ध्यान से देखना है। कुछ लायबिलिटी साइड की आइटम होगी और कुछ असेट साइड की आइटम होगी जो आपने इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करनी है। देखो जब पेमेंट करेंगे सबसे पहले आपने इनको ड्यू करना है, मतलब कौन कौन सी पेमेंट, कितनी पेमेंट हमने इक्विटी शेयर होल्डर को देनी है, और फिर उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। अब ड्यू में सबसे पहले जो लायबिलिटी साइड की आइटम है वो आप ड्यू करो, लायबिलिटी साइड वाली आइटम आपने इनको देनी है, ठीक है। अब जैसे लायबिलिटी में कैपिटल्स वगैरह होती है, रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, वो किसी भी तरह का प्रॉफिट या रिजर्व है वो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को देना होता है। अब उनको ट्रांसफर के लिए क्या एंट्री करेंगे, देखिए बेसिकली इन लायबिलिटी साइड आइटम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब आप इनको खत्म कर रहे हो, बंद कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या करोगे, इनको डेबिट। तो जितनी भी लायबिलिटीज है सारी क्या हो जाएंगी यहाँ पे, डेबिट, जो हमने शेयर होल्डर्स को देनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल देनी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आपने उनको जनरल रिजर्व देना है, तो जनरल रिजर्व को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आपने उनको कैपिटल रिजर्व देना है, तो कैपिटल रिजर्व को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। या कोई और प्रॉफिट है या कोई और रिजर्व है आपने उनको देना है, तो आप उन सबको क्या कर दोगे, डेबिट, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। अब आप ये किसको दे रहे हो, होल्डर को दे रहे हो। किसको देंगे हम, होल्डर को। तो नई लायबिलिटी अपनी कौन सी बनेगी, होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम असेट साइड की भी पेमेंट करेंगे। एसेट साइड में लाइक लॉसेस वगैरह होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होती है, जिससे प्रॉफिट से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ती है। तो असेट साइड की जो आइटम होती है लॉसेस वगैरह की, इनसे शेयर कैपिटल कम होती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया हुआ है, ये असेट साइड है तो मतलब इनका डेबिट बैलेंस होगा। अब ट्रांसफर करोगे तो इनको आप क्या करोगे, बाकायदा क्रेडिट करोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, टू फिक्टिशियस एसेट हो जाएगा, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी असेट वाली आइटम है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। किसको पेमेंट कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो व्हाट योर एंट्री विल बी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो आपको पता चल गया टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कितनी पेमेंट करनी है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आप बनाओगे, वहाँ से भी नेट फिगर आपके पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। आपने सबसे पहले ड्यू कर दिया, आपने कैलकुलेशन कर दी, अब आप क्या करोगे, उनको पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, देखो पेमेंट करोगे तो पैसा गया है ना, तो पैसे को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे टू कैश अकाउंट। अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो, बैंक में पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट। और ये भी हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफरी कंपनी में हम शेयर्स दे रहे हो, अगर शेयर दोगे तो यहाँ पे शेयर्स आपके क्या हो जाएंगे, शेयर देखो हमने जब पहले रिसीविंग की एंट्री की थी तो शेयर को डेबिट किया था असेट समझ के। अब आप ये दे रहे हो तो असेट आपकी खत्म हो रही है, तो शेयर अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी, जैसे शेयर इन बी कंपनी, क्रेडिट कर दोगे। पेमेंट किसको कर रहे हो, बाकायदा शेयर होल्डर को कर रहे हो,
और यहाँ पे भी देखो शेयर होल्डर को आपने क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि वो लाइबिलिटी थी, अब पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी खत्म, तो इक्विटी शेयर होल्डर को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो योर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या टू शेयर इन बी। आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाओगे, डेबिट क्रेडिट साइड आपकी इक्वल आएंगी और आपका क्या होगा, इसका मतलब क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक है कि ट्रांसफरी की बुक में क्या एंट्री होती है, परचेज के केस में भी और मर्जर के केस में भी। थैंक यू सो मच।